चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्ता का जो प्राचीन हस्तांतरण हुआ था ना, वो कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये अंधी महत्वाकांक्षा, गहरे दर्शन और एक ऐसी दुखद नियति की मास्टर क्लास है जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। आज हम मूल स्रोतों के जरिए ये देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य की नींव में रखी गई महज एक टेढ़ी ईंट, जी हाँ, सिर्फ एक टेढ़ी ईंट पूरे के पूरे भविष्य को तय कर देती है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो सत्ता के मनोविज्ञान की सारी परतें खोलकर रख देगा। अब इस गहरे विरोधाभास पर जरा गौर करें। एक साम्राज्य की स्थापना राजमाता अपना ही सिंहासन ठीक उसी समय क्यों छोड़ देंगी जब शाही उत्तराधिकारी आखिरकार घर लौट रहे हों? ये सवाल तुरंत ध्यान खींचता है ना? क्योंकि ये कोई साधारण राजनीतिक दांव पेच नहीं है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये कहानी सिर्फ सत्ता हथियाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयंकर त्रासदी की है जिसे चाहकर भी टाला नहीं जा सकता। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भाग 1, मात्र शक्तियों का हस्तिनापुर से प्रस्थान, यानी आने वाले तूफान की आहट। महर्षि व्यास का ये रूपक सच में बहुत ही प्रभावशाली है। वो कहते हैं, नियति का अर्थ है यदि ईंटों का चुनाव गलत हो तो दीवार सीधी नहीं हो सकती। इस दीवार की पहली ईंट धृतराष्ट्र है। सोचिए कितनी अद्भुत और सटीक बात है ये। महर्षि व्यास यहाँ असली संघर्ष शुरू होने से पहले ही राजवंश के विनाश की पूरी भविष्यवाणी कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नींव की पहली ईंट ही टेढ़ी रखी गई है तो पूरी की पूरी इमारत का गिरना तो तय ही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस संदर्भ में नियति या भाग्य का असली मतलब है क्या? देखिए, नियति केवल कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। ये गलत नींव और गलत कार्यों का वो परिणाम है जिससे बचा नहीं जा सकता। इस कथा में जो विनाश तय हुआ है ना, वो कहीं आसमान से नहीं टपका है, बल्कि वो सीधे तौर पर नेतृत्व की संरचनात्मक खामियों का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि सत्यवती हस्तिनापुर छोड़ती क्यों है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, जिसे यहाँ एक टेढ़ी ईंट माना गया है। महर्षि व्यास के अनुसार भविष्य का अज्ञान कभी कभी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सत्यवती का जाना इसलिए हो रहा है ताकि वो उस पूर्व निर्धारित पतन को अपनी ही आंखों से देखने से बच सकें। कितनी बड़ी विडंबना है ना? एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान यही बन जाता है कि वो अपनी ही बनाई विरासत को ढहते हुए देखने से बचने के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़कर संन्यास ले ले। भाग 2, राजा की टेढ़ी महत्वाकांक्षा, एक पिता का अंधापन। अब जरा सिंहासन पर चल रहे इस गहरे द्वंद्व को देखिए। एक तरफ है पिता का मोह, यानी दुर्योधन के सिंहासन के दावे की रक्षा करना, और ये मोह प्रेरित है राजा के अपने पुराने घावों और व्यक्तिगत असुरक्षाओं से। धृतराष्ट्र ये भूल ही नहीं पा रहे हैं कि वो सबसे बड़े थे, फिर भी सिंहासन से वंचित रह गए। और इसके ठीक विपरीत है राजा का कर्तव्य, हस्तिनापुर के साथ न्याय करना और युधिष्ठिर को सही मायनों में सबसे बड़े कुरु उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करना। स्वार्थ और कर्तव्य के बीच का ये मनोवैज्ञानिक युद्ध वाकई बहुत ही रोमांचक है। और इसी बीच महारानी गांधारी का ये दार्शनिक पलटवार आता है जो बेहद शक्तिशाली है। वो कहती हैं, नियति केवल एक दर्पण है जो सामने की चीजों को दर्शाती है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो भाग्य या नियति पर दोष मढ़ने के बजाय सीधे जवाबदेही की मांग कर रही हैं। उनका साफ मानना है कि जो कर्म किए जा रहे हैं, नियति महज उसी का अक्स वापस दिखाती है। इंसान अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन धृतराष्ट्र इस बिल्कुल सही सलाह को भी खारिज कर देते हैं। उनका ये स्वीकार करना सच में रोंगटे खड़े कर देता है कि उन्हें खुद से डर लगता है, और वो प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी भस्म कर देने वाली महत्वाकांक्षाओं के साथ अकेला न छोड़ा जाए। ये कबूलनामा राजा के उस गहरे दर्द और अनसुलझे शोक को दिखाता है जो पांडु के हाथों मुकुट खोने के बाद से उनके अंदर घर कर गया है। देखा जाए तो राजा वास्तव में अपनी ही असुरक्षाओं का कैदी बन चुका है। भाग 3, 2 रानियां, एक साझा महल, उत्तराधिकारियों की वापसी। अब कुंती की इस घोषणा के वजन को समझना बहुत जरूरी है। वो साफ कहती हैं, मैं परिवार को उसके उत्तराधिकारी लौटाने आई हूँ। कुंती के महल में वापस आने को सत्ता हथियाने के किसी प्रयास के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे सच्चाई की एक ऐसी पुनर्स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो महल की पूरी व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख देती है। और यहीं से ये सवाल पूरी कहानी में एक गजब का तनाव पैदा कर देता है।
क्या जंगल और खुले वातावरण में पले बढ़े पांडवों के लिए ये महल एक घर जैसा लगेगा या किसी पिंजरे जैसा? शाही दरबार की इस घुटन भरी राजनीति में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। महल के अंदर का तनाव अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांधारी को अपने ही भाई शकुनी के छली प्रभाव से डर लगने लगा है। दुर्योधन की नफरत और पांडवों के प्रति उसकी शत्रुता खुलकर सामने आ रही है। पांडवों को बाहरी माना जा रहा है, जिन्हें महल के योग्य नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र को चेतावनी भी दी जाती है कि ये लड़के यहाँ कैद महसूस करेंगे। अगर संक्षेप में कहें तो ये महल अब असंतोष और नफरत का एक भयंकर प्रेशर कुकर बन चुका है, जो बस फटने ही वाला है। भाग 4 संरक्षकों का भारी बोझ, एक जहरीला समुद्र। भीष्म और विदुर जैसे संरक्षक एक पतनशील समाज के बहुत ही कठोर यथार्थ के मूक दर्शक बने हुए हैं। सामाजिक मूल्य और पूर्वजों द्वारा खींची गई रेखाएं ढह रही हैं। राजनीति पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। मोह और लालच दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और समाज के ताने बाने में लगातार गांठें पड़ रही हैं। विदुर तो इसे एक ऐसे माली के रूप में वर्णित करते हैं जो केवल एक कली को बचाने के लालच में पूरे के पूरे बगीचे को ही नष्ट कर रहा है। समय की ये अवधारणा जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी। समय एक बहती हुई नदी है, आज का वर्तमान कल का अतीत बन जाएगा। और यही विचार इन संरक्षकों को इतिहास में उनकी अपनी अंधी भूमिकाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। इतिहास को एक ऐसी भयंकर आपदा की ओर बढ़ते हुए देखना जिसे वो रोक नहीं सकते, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्तित्वगत संकट है। माता गंगा का ये रूपक सच में बहुत ही मारक है। मत भूलना कि समुद्र से पहले विष निकलता है। किसी ना किसी को तो वो विष पीना ही पड़ता है। ये वाक्य भीष्म की उस दुखद नियति को भारी गंभीरता के साथ रेखांकित करता है, जहां उन्हें साम्राज्य की गिरती हुई नैतिकता और उस पूरे राजनीतिक पतन के जहरीले परिणामों को चुपचाप बिना कुछ कहे पीना ही होगा। अंतिम भाग, राजकुमारों की शिक्षा, सबक और विरासत। गुरु कृपाचार्य की शिक्षाओं में की गई ये तुलना वाकई बहुत रोचक है। एक तरफ है कर्तव्य, जो किसी चीज की इच्छा नहीं करता, वो बिना किसी मार्गदर्शन के स्वाभाविक रूप से सही और गलत को पहचान लेता है। और दूसरी तरफ है मोह या लालच। कितनी अद्भुत बात कही गई है ना, कि मैं शब्द एक शासक के लिए एक ऐसा कारागार, एक ऐसा कालकोठरी बन जाता है जिसमें से बाहर निकलने का कोई दरवाजा ही नहीं होता। जरा सोचिए, जब कोई राजा केवल मेरा बेटा, मेरा शत्रु सोचने लगता है, तो वो पूरे राज्य का राजा कहाँ रह जाता है? वो तो बस उसी मैं में कैद होकर रह जाता है। और फिर गुरुकुल में वो निर्णायक क्षण आता है जब युधिष्ठिर सबसे बड़े कुरु राजकुमार के लिए आरक्षित उस खाली स्थान पर अपना अधिकार जताते हुए बैठ जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये वो चिंगारी है जो इस सैद्धांतिक और वैचारिक संघर्ष को पूरी तरह से भौतिक वास्तविकता में बदल देती है। अब ये सिर्फ विचारों की बात नहीं रही, अधिकारों की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। इस स्रोत से मिलने वाली अंतिम शिक्षाएं बुद्धि के 4 दरवाजों का वर्णन करती हैं: नीति, राजनीति, शिक्षा और विनय। ये सिर्फ एक साधारण सी सूची नहीं है, ये एक सच्चे, दयालु और सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक अंतिम टूलकिट है। ये वो ज्ञान है जिसके बिना कोई भी राजा सिंहासन पर बैठे महज एक शरीर के समान है। और अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को विराम देते हैं। क्या ये युवा राजकुमार बुद्धि के इन 4 दरवाजों का सही उपयोग करके अपने पिताओं द्वारा रखी गई उस टेढ़ी नींव से बच पाएंगे? नियति के चक्र का ये वो दिलचस्प मोड़ है जो आगे की कहानी और इस मूल स्रोत को और भी गहराई से समझने की उत्सुकता जगाता है। इस तरह के शानदार चिंतन को प्रस्तुत करने वाले इस स्रोत पर विचार करना अपने आप में एक कमाल का अनुभव है। तो इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं सोचने के लिए।